अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एट्थ की साइंस में जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हमारा सब टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन विद एसिड्स का डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे रिएक्शंस विद बेसिस और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बेस जो है उसमें हमारे पास सबसे जो कॉमन बेस इस्तेमाल होता है लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट्स के लिए वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब लाएंगे और टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हम 3 से 4 पैलेट डालेंगे इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के और 5 ml वाटर। यानी टेस्ट ट्यूब में हमने 5 ml वाटर डाला होगा और उसमें हम डाल देंगे 3-4 पैलेट, छोटे छोटे दाने होंगे इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के। और फिर क्या करेंगे, उसको थोड़ा शेक करने के बाद जब वो डिज़ॉल्व हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें, तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फिर उसमें हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम फॉयल डालेंगे। एल्युमिनियम फॉयल क्या होता है? एल्युमिनियम फॉयल मैंने कल भी बताया था आपको, जो एल्युमिनियम की पतली सी शीट होती है जो इस्तेमाल होती है फूड को, जो पैकेट फूड्स होती हैं इनको रैप करने के लिए, या जो आपने देखा होगा बिरयानी की जो पैकिंग होती है उसके ऊपर जो सिल्वरी कलर का जो होती है उस पर पतली सी वो पेपर जैसी शीट, वो असल में एल्युमिनियम फॉयल होती है। तो वो एल्युमिनियम फॉयल हमने इस सॉल्यूशन में डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। तो उसके बाद कुछ देर इंतज़ार करना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर आपको एक जलती हुई मैच स्टिक उस बीकर के मुंह के करीब लेनी है और आप देखेंगे वहाँ पर पॉप की, वही जिस तरह कल हमने देखा था, तो वो उसी तरह की पॉप किस्म की आवाज़ आएगी। और उस आवाज़ का मकसद ये है कि इस ट्यूब से जो है हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये जो रिएक्शन होगा एल्युमिनियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी, यानी रिएक्शन हो जाएगा। तो इससे इसी तरह जो कुछ और मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके साथ भी मेटल्स मिलते हैं और वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। और उसके बाद अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल जो हैं वो अलग अलग, नॉन मेटल जो है अलग अलग किस्म के रिएक्शन शो करता है, उनमें कोई जनरल रिएक्शंस नहीं हैं। जिस तरह मेटल्स जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और रिलीज़ होती है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस, मगर जो नॉन मेटल्स हैं वो कम्प्लेक्स किस्म के रिएक्शंस वहाँ पर शो करते हैं। तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं ये केमिकल रिएक्शंस हैं मेटल्स के। इसमें हम एक्टिविटी एक करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एक्टिविटी 11.8 है। इसमें क्या है, इसमें हमें 100 ml कैपेसिटी के 5 बीकर लाने हैं और उनको लेबल करना है A, B, C, D और E। और फिर हर एक बीकर में हमें 50 ml वाटर डालना है और उसके बाद उनमें एक एक चम्मच हमें वो सब्सटेंसेस डालने हैं जो हमें फिगर 11.6a में दिखाई गई है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें बीकर्स को अनडिस्टर्बड रखना है कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल इस तरह छोड़ देना है। और उसके बाद हमें ऑब्ज़र्व करना है कि वहाँ पर क्या हुआ और उस ऑब्ज़र्वेशन को हमें अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाकर उस पर नोट करना है। और फिर आपको जो चेंज नज़र आएंगी, मुख्तलिफ जो बीकर्स हैं, 5 बीकर्स हैं, उनमें मुख्तलिफ तरह की आपको चेंजेस नज़र आएंगी। तो आपको एक नज़र आएगा कि वो जो, पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारे बीकर्स हैं, बीकर A, B, C, D और E में, इनमें डालना क्या क्या है फिर मैं आपको बताऊंगा। इनमें हमें डालना है
बीकर ए में डालना है कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका फार्मूला है, ये आप याद रखेंगे। और डालना है इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल है, जिंक एलिमेंटल फॉर्म में है, और कॉपर सल्फेट जो है वो कंपाउंड है। अब इसमें क्या है कॉपर सल्फेट में, इसमें है कॉपर और सल्फर और है ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट हैं। इन 3 एलिमेंट से ये कंपाउंड बना है। तो एक इसमें क्या है, एक है मेटल, यानी कॉपर जो है वो इसमें जो है मेटल है इस कंपाउंड में। इसी तरह दूसरा बीकर जो है बीकर बी, उसमें भी कॉपर सल्फेट है मगर साथ में है आयरन नेल। अच्छा, तीसरा जो बीकर है कि बीकर सी, उसमें है जिंक सल्फेट, इसका फार्मूला है ZnSO4। Zn हो गया जिंक, SO4 है साथ में SO4 है। तो ये जिंक सल्फेट है और साथ में कॉपर टर्निंग्स हैं, ये कॉपर है। और बीकर डी जो है उसमें आयरन सल्फेट है FeSO4 और कॉपर टर्निंग्स हैं। और बीकर ई में क्या है, जिंक सल्फेट और आयरन नेल्स। अब ये 5 कम्बिनेशन बन गए और इनको क्या करना है, इनमें आपने जब डाल दिया, ऑलरेडी उसमें सॉल्यूशन बना हुआ था सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब क्या करना है, इनको कुछ टाइम तक रहने देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो बीकर्स हैं इनमें नीचे कुछ मेटल्स जो हैं वो डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे। बीकर ए में क्या होगा, जिंक जो है वो चूँकि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है उसको जिंक रिप्लेस करेगा, उसकी जगह घुस जाएगा और वहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट। कॉपर नीचे जो है वो सेटल हो जाएगा, उसमें से कॉपर बाहर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, तो जो पहले जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो था ब्लू कलर, अब वो कलर भी चेंज हो जाएगा और उसका जो नीचे जो है उसकी तह में एक कॉपर का जो है वो पाउडरी फॉर्म में वो नीचे जमा हो जाएगा, जो कॉपर का कलर होता है रेडिश उस तरह का। इसी तरह इसका जो हम रिएक्शन दिखाएंगे वो होगा कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक, ये वहाँ बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर जो है नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह बीकर बी में क्या होगा, उसमें भी इसी तरह का रिएक्शन होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी बीकर बी में क्या है, इसका उल्टा है, वहाँ पर कॉपर सल्फेट है, साथ में मिलाया गया है आयरन नेल। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी इसी तरह रिएक्शन होगा। अब बीकर सी जो है, बीकर सी में क्या होगा, जिंक सल्फेट है प्लस कॉपर टर्निंग से, वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, हमने पहले केस में देखा कॉपर सल्फेट था, जिंक जो था उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस किया। अब बीकर सी में उसका उल्ट है, जिंक सल्फेट है प्लस कॉपर हमने डाला है, तो अब कॉपर जो है जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इस तरह बीकर डी जो है इसमें आयरन सल्फेट है प्लस कॉपर टर्निंग्स हैं, तो इसमें क्या होगा, आयरन जो है वो उसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर। अब बीकर ई में क्या है, जिंक सल्फेट प्लस आयरन टर्निंग, तो इसमें भी क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। तो इससे हमें जो है एक चीज़ समझ आती है कि कुछ मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं दूसरे मेटल्स की बनिस्बत। जिस तरह हमने बीकर ए में देखा कॉपर सल्फेट था और उसके साथ जब हमने जिंक मिलाया तो जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर को वहाँ से बाहर निकाल दिया, खुद घुस गया, उसमें रिएक्शन हो गया। तो ये असल में ये हमें देखना था कि जो मेटल्स हैं इनमें क्या है, रिएक्शन जो है, जो डिफरेंट केमिकल के साथ रिएक्शन होते हैं, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हमें पता चला कि इसमें जो जिंक है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो 2 बीकर जो थे डी और ई, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई क्योंकि कॉपर जो था वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, उसने इसको रिप्लेस नहीं किया। और इसी तरह जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ने भी इसको रिप्लेस नहीं किया, बाकी तीनों में रिप्लेसमेंट हुई। अब उसके बाद जो है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस